गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत सिन्हा, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जितना जल्दी हो सके आप लाइव हो जाइए। मुनमुन, सुनील, गुड मॉर्निंग। नीतीश, रोहित, गुड मॉर्निंग। ज्योति, गुड मॉर्निंग। कोमल, गुड मॉर्निंग। मोहित, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अजीत, जय हिंद, जय हिंद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बच्चों? इट्स ओके, ओके। सो लेट अस बिगिन दिस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कि पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश काल में होने वाले आदिवासी विद्रोह के बारे में, और आज हमारा विषय होगा कि जनजाति विद्रोह के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी, जिसको हमने कल छोड़ दिया था। चूंकि समय नहीं था इसलिए छोड़ना पड़ा था। और इसके बाद पहला विषय होगा आज का कि जनजाति विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी, नीति क्या थी। और दूसरा विषय होगा हमारा कि जनजाति विद्रोह के संदर्भ में इतिहास लेखन, इतिहास लेखन, इस दो विषय पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जनजाति विद्रोह के संदर्भ में जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नीति क्या है, उसका रुख क्या है, उसका अप्रोच क्या है, उसका व्यवहार क्या है। इसका उत्तर बहुत साफ है, बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट है। इसमें थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। इसका उत्तर यह है कि जो जनजाति विद्रोह है, जो जनजाति विद्रोह है, उसमें ब्रिटिश सत्ता की चुनौती दिया गया, चुनौती दिया गया। जनजाति विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता की चुनौती दिया गया, यानी यह विद्रोह जो था वह ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना चाहता था।
इसे समाप्त करना चाहता था। इनके प्रति जो जनजाति विद्रोह है उसका व्यवहार क्या था? हिंसात्मक था, हिंसात्मक था, ये वायलेंट था। जो ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके संथाल राज्य या मुंडा राज्य कायम करना चाहता था। जैसा कि बिरसा मुंडा ने कहा कि हम सभी संगठित होकर के इस क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करेंगे और यहां पर एक न्यायोचित समता मूलक, जिसमें सब समान हो, जनजातीय पहचान के आधार पर हमारा अपना राज होगा। और जानते हैं आप, बाद में झारखंड बना बच्चों, बिहार से हट करके, बिहार से पृथक होकर के झारखंड बना, तो उसका सबसे बड़ा नायक पहले बिरसा मुंडा ही था। सबसे पहले परिकल्पना उसके दिमाग में ही आया था कि वी शुड हैव ए सेपरेट स्टेट फॉर मुंडाज, फॉर द ट्राइबल पीपल। इट वॉज फर्स्ट थॉट बाय बिरसा मुंडा, सो ही वॉज द फर्स्ट मैन बिहाइंड झारखंड। झारखंड को बनाने में बिरसा मुंडा जो है, वहां का हम कह सकते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ टुडेज झारखंड स्टेट। ध्यान देना। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वह क्या होगी? वह दमनकारी होगी। वह दमनकारी होगी क्योंकि तुम सत्ता की चुनौती दे रहे हो, तुम चैलेंज कर रहे हो ब्रिटिश साम्राज्य को। और यही कारण है बच्चों, आप देखोगे, यही कारण है कि 19वीं सेंचुरी में जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए उनको निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य को समाप्त करने की चुनौती दिया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसे आप लिख लीजिए, बस एक सेंटेंस में लिखिए इसको, राइट डाउन, लिखिए, ब्रिटिश काल में होने वाले जनजातीय विद्रोह सामान्य तौर पर हिंसात्मक थे, सामान्य तौर पर हिंसात्मक थे, जिसमें ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दिया गया, जिसमें ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दिया गया। परिणाम स्वरूप अच्छा हो चुका है क्या? कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं, बस थोड़ा समय लगेगा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की नीति जनजातीय विद्रोहों को दमन करने की रही। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की नीति जनजातीय विद्रोहों को दमन करने की रही। फुल स्टॉप।
ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट समाप्त हुआ कि ब्रिटिश सरकार की जनजातीय विद्रोहों के प्रति क्या नीति थी। अब आइए हम दूसरा विषय लेते हैं कि जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में इतिहास लेखन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम एक प्रश्न बनाते हैं, आप भी उसको पीछे से लिखिए। यहां से हम एक प्रश्न बनाते हैं, आप भी इसको पीछे से लिखिए। प्रश्न है, व्हाट इज या सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है, व्हाट इज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। व्हाट इज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, फुल स्टॉप। How did this newly invented idea change the perception of history writing regarding the tribal revolts of the British period. Explain this with some examples. ये क्वेश्चन यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नया है। ध्यान देना, यूपीएससी में कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है। पहले इसका अंग्रेजी लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी बताता। व्हाट इज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, लिखिए। नीचे से उभरने वाला इतिहास क्या है, खड़ी पाई। नीचे से उभरने वाला इतिहास क्या है, यहां तक खड़ी पाई। हाउ डिड this newly invented idea change the perception of history writing regarding
द ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड। लिखिए 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 इसका हिंदी। इतिहास लेखन के संदर्भ में, इतिहास लेखन के संदर्भ में नवनिर्मित, इतिहास लेखन के संदर्भ में यह नवनिर्मित विचार, यह नवनिर्मित विचार किस तरह हमारे धारणा को परिवर्तित कर दिया, हमारे धारणा को परिवर्तित कर दिया। एक्सप्लेन दिस विथ सम एग्जाम्पल। कुछ उदाहरणों के साथ इसका उल्लेख कीजिए, कुछ उदाहरणों के साथ इसका उल्लेख कीजिए। हो गया? अब देखिए, आपको याद होगा कि जब हम लोग क्लास शुरू किए थे, तो सबसे पहले हमने क्लास को प्रारंभ किया था, इतिहास लेखन से क्लास को हमने प्रारंभ किया था, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल अजीत, आपने सही कहा। ठीक है, उस समय हमने बताया था कि इतिहास लेखन की कई धाराएं प्रचलित है। राष्ट्रवादी है, साम्राज्यवादी है, मार्क्सवादी है, और उसमें से एक था उपाश्रित वर्गवादी उपागम, उपाश्रित वर्गवादी उपागम। मैंने इसको बताया था, आपको याद होगा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सबाल्टर्न स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल कहते हैं या अप्रोच कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सबाल्टर्न अप्रोच कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस अप्रोच का विकास सुमित सरकार नंबर 1, नंबर 2 रणजीत गुहा, नंबर 3 डेविड हार्डीमैन जैसे इतिहासकारों के द्वारा किया गया। इस उपागम का विकास सुमित सरकार, रणजीत गुहा और डेविड हार्डीमैन जैसे हिस्टोरियंस के द्वारा किया गया, इतिहासकारों के द्वारा किया गया। इट्स ओके। अब समझिए, इस उपागम का कहना है, इस उपागम का केंद्रीय आशय है कि हमें इतिहास को नीचे से देखना चाहिए, हमें इतिहास को नीचे से देखना चाहिए। यानी इसका मतलब यह हुआ
कि मान लीजिए कि यह असहयोग आंदोलन है, यह असहयोग आंदोलन है, ठीक। इसमें ये गांधी है और नीचे कॉमन पीपल, कॉमन पीपल लाइक किसान हो गया, श्रमिक हो गया, मजदूर हो गया और सामान्य लोग और भी हो गए, ये हो गए, ये गांधी हो गए। तो ये क्या है? ये एक तरह से वर्टिकल लीडरशिप है, इसको कहते हैं वर्टिकल लीडरशिप। वर्टिकल लीडरशिप यानी गांधी ऊपर से इनको जो है गवर्न करते हैं, इनको दिशा देते हैं। गांधी वर्टिकल यानी जो नेतृत्व है कहां पर है? यहां पर है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, यहां से नहीं जा रहा है बल्कि यहां से आ रहा है। इसका मतलब कि इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं, नो रोल, इनका कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि जो रोल है दैट इज डिफाइंड बाय गांधी फ्रॉम अबव, क्योंकि भूमिका को गांधी ऊपर से डिफाइन करते हैं। समझिए आप, यह अप्रोच कहता है कि नहीं, यह बात गलत है। यह कहता है कि हमसे पहले यानी सबल्टर्न अप्रोच से पहले जितने इतिहास लिखे गए उनमें केवल ऊपर से आने वाले नेतृत्व पर फोकस किया गया। उनमें से किसी ने भी इन लोगों को विषय नहीं बनाया, उनमें से किसी ने भी इन पर विशेष फोकस नहीं किया कि इनका भी रोल होता है। केवल फोकस किया गया ऊपर से आने वाला नेतृत्व पर। यह कहता है कि यदि इतिहास समझना चाहते हो तो आप इतिहास को नीचे से देखो, यानी गांधी आंदोलन को दिशा नहीं देते, बल्कि ये लोग नीचे से प्रेशर बनाते हैं और एक व्यक्ति को अपने अनुसार आंदोलन का दिशा देने की बात करते हैं। यानी इस अप्रोच का मुख्य मकसद है कि आंदोलन में मुख्य भूमिका होती है, जन भागीदारी की मुख्य भूमिका होती है, सामान्य लोगों की मुख्य भूमिका होती है, जो नेता को बाध्य करते हैं कि आंदोलन का रूपरेखा ऐसा होना चाहिए। जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक गांधी जैसा व्यक्ति किसी आंदोलन को जन्म नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह अप्रोच कहता है। और यही कारण है बच्चों, ध्यान देना, यही कारण है कि जब यह अप्रोच आया तब से इतिहास लेखन का दिशा बदल गया, तब से इतिहास लेखन का दिशा बदल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सबल्टर्न स्कूल से पहले जो आदिवासियों का विद्रोह हुआ करता था,
उसको लोग मानते थे यह असभ्य लोगों का विद्रोह है, यह असभ्य लोगों का विद्रोह है। इतिहास लेखन में ऐसे ही चलता था। और ब्रिटिश सरकार क्या कहती थी? ब्रिटिश सरकार अपने पुलिस रिपोर्ट में, ब्रिटिश सरकार अपने पुलिस रिपोर्ट में आदिवासी विद्रोहों को कानून व्यवस्था का उल्लंघन मानती थी। क्या मानती थी? कि कानून व्यवस्था का इनके द्वारा उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब से सबल्टर्न स्कूल आया, तब से इतिहासकारों ने अब आदिवासी विद्रोहों को केवल कानून व्यवस्था के उल्लंघन की समस्या न मान करके उसका नाम दिया जनजातीय आंदोलन। क्या नाम दिया? जनजातीय आंदोलन। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस विद्रोह को पहले कानून व्यवस्था की समस्या माना जाता था, जिन्हें असभ्य लोगों का विद्रोह माना जाता था, उसको अब इतिहास लेखन में हम कहते हैं जनजातीय विद्रोह। ध्यान रखना। और यही कारण है कि चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे संथाल विद्रोह हो, चाहे उरांव विद्रोह हो, अब उसे हम केवल कानून व्यवस्था की समस्या या असभ्य लोगों का विद्रोह कह करके उससे हम खारिज नहीं कर सकते। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दीबाजी से। लिखिए, बस 3-4 सेंटेंस लिखना है। लिखिए लिखिए। उपाश्रित उपाश्रित वर्गवादी इतिहास लेखन, उपाश्रित वर्गवादी इतिहास लेखन के विकास से पहले इतिहास लेखन में मुख्य तौर पर, यह पहला पॉइंट है, मुख्य तौर पर नेतृत्व की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता था। विशेष बल दिया जाता था। लेकिन हाल के इतिहास लेखन में नीचे से उभरने वाला आंदोलन पर विशेष बल दिया जाने, नीचे से उभरने वाला आंदोलन पर विशेष बल दिया जाने लगा। अर्थात जिन आदिवासी विद्रोहों को पहले असभ्य लोगों का विद्रोह
असभ्य लोगों का विद्रोह कहा जाता था। असभ्य लोगों का विद्रोह कहा जाता था। और ब्रिटिश सरकार की पुलिस रिपोर्ट में जिन्हें कानून व्यवस्था की समस्या माना जाता था, अब उसे इतिहासकार, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों से उत्पन्न एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असंतोष का स्वाभाविक परिणाम के रूप में चिन्हित किया जाता है। फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि इतिहास को नीचे से देखने का अर्थ क्या है। सबसे पहले इसको आप स्पष्ट करेंगे। इसके बाद अपना दूसरा पैरा में बताएंगे कि यह विचारधारा किस तरह से इतिहास लेखन को प्रभावित करता है। इसके बाद अपना तीसरा पैरा में कुछ जनजातीय विद्रोहों को उदाहरण के रूप में लेते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और लास्ट में एक निष्कर्ष देंगे। यही इसका उत्तर होगा। ठीक है। और इधर 2 दिनों में हम देखे हैं कि आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कई अपना आंसर भेजा है, लेकिन थोड़ा सा समय न मिलने के कारण हम आपका आंसर नहीं देख पाए हैं। लेकिन आज और कल 2 दिन मिला करके आपका आंसर का उत्तर आपके पास चला जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आज हम देखेंगे और कल। ठीक है। और फिर 2 दिन छुट्टी ही रहेगा, सैटरडे संडे को, तो मेरे पास पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है। हाँ, कल तो क्लास होगा आकाश। कल तो फ्राइडे है ना? कल तो फ्राइडे है क्या? कोई अच्छा, तो मेरे पास सूचना नहीं आया है भाई। अभी मेरे पास सूचना नहीं आया। क्या आप लोग के पास सूचना आया है क्या? आप सभी के पास सूचना कल आया है कल के लिए कि कल क्लास नहीं चलेगी? तो मेरे पास भी नहीं आया है। वो आ जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और अगला टॉपिक है किसान विद्रोह। ब्रिटिश काल में होने वाले किसान विद्रोह। तो जल्दी से नया टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। ब्रिटिश काल में होने वाले किसान विद्रोह।
ब्रिटिश काल में होने वाले किसान विद्रोह, किसान विद्रोह, ठीक है। राइट। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि किसान विद्रोह के कारण, किसान विद्रोह के कारण सबसे पहला हमारा बिंदु होगा। दूसरा बिंदु होगा कि प्रमुख किसान विद्रोह, प्रमुख किसान विद्रोह, ठीक है। दूसरा हमारा तीसरा जो बिंदु होगा वह होगा किसान विद्रोह के स्वरूप, किसान विद्रोह के स्वरूप। इसके बाद अगला बिंदु होगा कि किसान विद्रोह के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति, ब्रिटिश सरकार की नीति, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की नीति, इट्स ओके। और फिर हम यहां से कुछ प्रश्न बनाएंगे, कुछ प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यह टॉपिक भी आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कई सवाल है, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊंगा इसे, क्योंकि अपने पास टाइम कम होता है। आप देख सकते हैं इस टॉपिक से कई सवाल पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहां से। इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो समय निकल जाता है। अब सबसे पहला बिंदु लेते हैं, किसान विद्रोह क्यों, किसान विद्रोह क्यों, ये मेरा पहला बिंदु है, ठीक। हम देखते हैं बच्चों, पहले समझिए फिर हम लिखवाते हैं। ये किसान है, प्राचीन काल में किसानों ने यहां के राजाओं को, यहां के हिंदू शासकों को 1/4 भी दिया, 1/6 भी दिया और 1/3 भी दिया, लेकिन कभी भी विद्रोह नहीं किया, कभी भी विद्रोह नहीं किया। मध्यकाल में हम देखते हैं, मध्यकाल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी
साम्राज्यवादी था, मोहम्मद तुगलक साम्राज्यवादी था। उनके समय में भी किसानों ने 1/2 दिया। ये देखिए, अलाउद्दीन ने 1/2 किसानों से लिया। मोहम्मद तुगलक के समय में भी 1/2 लिया गया। एक विद्रोह हुआ था, लेकिन उसका कारण दूसरा था। इसके बाद शेरशाह सूरी आया, वह किसानों से 1/3 लिया। जाबती सिस्टम, जाबती व्यवस्था। अकबर आया तो अकबर ने आईने 10 साला, आईने 10 साला, अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको कहते थे आईने 10 साला। उसने भी किसानों से क्या लिया? 1/3 लिया। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि हम आपको शेयर कर सकें कि भाई मेरे, शेरशाह के समय में भी किसानों ने विद्रोह किया था, अकबर के समय में भी किसानों ने विद्रोह किया था। वी डोंट हैव ए सिंगल एविडेंस अगेंस्ट शेरशाह एंड अकबर। एक भी हमारे पास साक्ष्य नहीं। व्हाई? क्योंकि शेरशाह ने, अकबर ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसानों को पाला और उनसे लिया, दिया और लिया, गिव एंड टेक। बट इन ब्रिटिश टाइम, नो गिव, ओनली टेक। केवल लेना, देना नहीं। रिजल्ट रिवोल्ट, रिजल्ट रिवोल्ट। सबसे बड़ा कारण है कि किसान इतना इनोसेंट होते हैं, इतना सिंपल होते हैं बेचारे, कि आज भी गांव में चले जाइए भाई साहब, आप आज भी चले जाइए, आप देखिए यहां अभी दिल्ली के बॉर्डर पर जो रिवोल्ट हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, आज भी किसान जो है उसका हृदय व्यापारियों से, महाजनों से, पूंजीपतियों से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वह धरती के गोद में रहता है, धरती माता से लेता है, और इसलिए वह देना जानता है। लेकिन ब्रिटिश काल में जब किसान आंदोलन हुए, तो स्वाभाविक है कि हमें जानना चाहिए कि आखिर ब्रिटिश काल में किसानों ने विद्रोह क्यों किया। तो आइए उन कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं जिसके वजह से ब्रिटिश काल में किसानों ने रिवोल्ट किया। लेट अस सी वन बाय वन, एक एक को देखते हैं। आप भी लिखते जाइए। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, केवल हमको आपको याद दिलाना होगा, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। केवल हमें रिमाइंड करना है, आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहला कारण, अधिकतम राजस्व का दर, राजस्व का दर प्लस सख्त वसूली, सनसेट लॉ, सनसेट लॉ।
पहला कारण नोट कीजिए, अधिकतम राजस्व का दर, सख्त वसूली यानी कठोर वसूली, देना ही देना है। सनसेट लॉ, सूर्यास्त का सिद्धांत, यानी सूरज के अस्त होने से पहले यू हैव टू पे योर रेवेन्यू। चाहे अपना जमीन को बेच दो, गिरवी रख दो, बट यू डोंट हैव ऑप्शन। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है एक्सेप्ट पे द रेवेन्यू बिफोर सनसेट। सूर्यास्त होने से पहले आपको पैसा देना ही देना। यह पहला कारण है। दूसरा कारण, दूसरा कारण, दूसरा कारण कृषि का बाध्यकृत वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण कृषि का बाध्यकृत वाणिज्यीकरण, यह दूसरा कारण, यह दूसरा कारण है जिसके वजह से किसानों ने विद्रोह किया। तीसरा कारण, तीसरा तीसरा कारण है महाजन प्लस जमींदार, महाजन प्लस जमींदार प्लस सरकारी अधिकारी के द्वारा किसानों का शोषण प्लस उन पर अत्याचार, उन पर अत्याचार, उन पर अत्याचार, महाजन जमींदार सरकारी अधिकारियों के द्वारा किसानों का शोषण तथा उन पर अत्याचार, उन पर अत्याचार। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। हां कोमल, ये भी कारण है फेमिन, मैं बताऊंगा एक एक के बताने के बाद। लेट अस प्रोसीड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए 1859 में और 60 में, 1859 सॉरी 1859 और 60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। बंगाल में नील विद्रोह हुआ। यहां प्रॉब्लम क्या था मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर कुछ अंग्रेज थे जो इंडिगो प्लांटर्स थे। इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स कुछ अंग्रेज थे जो नील की खेती करवाते थे। उनका वहां पर फैक्ट्री हुआ करता था। एक मिनट रुकिए आप।
वो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी है, जो नई वाली एनसीईआरटी है। उस नई एनसीईआरटी में चित्र बताया गया है, चित्र दिखाया गया है कि कैसे नील का उत्पादन होता था। वही मैं खोज रहा था। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा था कि ये जो अंग्रेज थे वो यहां के किसानों से एक संविदा किए थे, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। ये क्लास देखिए, मैं आपके लिए सारे एनसीईआरटी के बुक्स को हमने लिया है। देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, और भी है। क्लास 6 ले लेना है आपको, एनसीईआरटी लेना है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, न्यू एनसीईआरटी। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने पहले बताया था कि आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना है, वो तो अच्छी है ही, लेकिन अभी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें भी कुछ खास बातों को लिखा गया है जो पुरानी में नहीं है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया नीतीश, दोनों को मिलाकर पढ़ लो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां के जो अंग्रेज बागान मालिक थे उन्होंने क्या किया कि यहां के किसानों के साथ एक झूठा एक संविदा किया, कुछ एडवांस देकर, कि भाई ये लो 5,000 रुपए और यहां पर लिखो कि तुम अपने जमीन के इतने हिस्से पर नील का खेती करोगे। ठीक है, अब क्या हुआ, वो किसान बेचारा डर करके उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। और इसके बाद ये प्लांटर्स अपने यहां बदमाश रखा करते थे, जिनको हम कहते थे लठयत, लाठी वाला। ये लोग जो एजेंट हुआ करते थे, ये किसानों के घर पर जाते थे, उनको मारते थे, कभी कभी उनका किडनैपिंग कर लेते थे, उनके बच्चों को परेशान करते थे, और साथ में गुमास्ता, सही बोला पवन पांडे, और साथ में उनके पशुओं को भी खोल लिया करते थे। ठीक है, यानी हमने क्या लिखवाया है, महाजन, जमींदार, सरकारी अधिकारियों के द्वारा किसानों का शोषण और उन पर किया जाने वाला अत्याचार। अत्याचार क्या है, मारना, पीटना, किडनैपिंग करना, है ना, एक्सटॉर्शन मांगना, ये सब क्या है, ये सब अत्याचार है। तो ये तीसरा कारण है। चौथा लिखिए, चौथा कारण, चौथा कारण है, लिखिए, चौथा कारण है कि अकालों की बारंबारता। चौथा कारण है अकालों की बारंबारता, अकालों की बारंबारता, अकालों की बारंबारता तथा सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा इसका उपेक्षा किया जाना, इसका उपेक्षा किया जाना, इसका उपेक्षा किया जाना, ये चौथा कारण है।
बच्चों यहां पर आप देखोगे कि बार बार अकाल पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो रेवेन्यू का रेट है उसमें कोई कमी नहीं कर रही है, उसमें कोई भी कमी नहीं कर रही है। नंबर वन, बार बार अकाल पड़ रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा सिंचाई का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। नंबर टू, तीसरा कारण है कि बार बार अकाल पड़ रहा है, फिर भी सरकार क्या कर रही है? अनाजों का निर्यात कर रही है, निर्यात कर रही है। इसमें 3 पॉइंट को आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत इन तीनों को जोड़ सकते हैं। पहला, नो रिडक्शन इन रेवेन्यू। नंबर 2, नो इरिगेशन, नो सिंचाई। और तीसरा, अनाजों का निर्यात। ये 4 कारण हो गए। अब 5वां कारण हम लेते हैं। 5वां कारण क्या है? 5वां कारण है बच्चों कि पांचवा कारण है भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। उद्योगों का विनाश जिसका परिणाम हुआ कि नगरों से लोगों का गांवों की तरफ पलायन, जिसका परिणाम हुआ कृषि पर भार, जिसका परिणाम हुआ कृषि पर भार। नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी। नंबर 2, बेरोजगारी। और नंबर 3, ऋणग्रस्तता। नंबर 3, ऋणग्रस्तता। कृषि पर भार, बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता। यह हुआ 5वां कारण। यानी 5 कारण सामान्य तौर पर चिन्हित किए जा सकते हैं जिसके कारण ब्रिटिश काल में किसान विद्रोह हुए, जिसके कारण ब्रिटिश काल में किसान विद्रोह हुए। ठीक है। अब अगला हम बिंदु लेते हैं कि ब्रिटिश काल में किसान विद्रोह हुए तो कहां कहां हुए, उनका समय क्या है, उनका स्वरूप क्या है। तो हेडिंग डालिए, ब्रिटिश काल में होने वाले प्रमुख विद्रोह। ब्रिटिश काल में होने वाले प्रमुख किसान विद्रोह। ब्रिटिश काल में होने वाले प्रमुख किसान विद्रोह। ब्रिटिश काल में प्रमुख किसान विद्रोह।
एक टेबल बनाइए, टेबल ऐसे बनाएंगे हम। ये है 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी हो गया, और ये हो गया 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी, 20वीं सदी हो गया। ठीक, इसमें पहला हम लेते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह। दूसरा हम लेते हैं 1859 और 60। दूसरा लेते हैं पबना विद्रोह, 1873। तीसरा लेते हैं दक्कन विद्रोह, 1875। यहां लेते हैं चंपारण किसान विद्रोह, 1917। पहला हो गया। दूसरा लेते हैं खेड़ा, 1918। तीसरा लेते हैं बारदोली, 1928। चौथा लेते हैं मोपला, 1921। पांचवा लेते हैं तेभागा, 1946। छठा लेते हैं तेलंगाना, 1946, 51। सेवेंथ लेते हैं वर्ली, 1945। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन। ठीक है, देखिए नाउ, यानी दोनों शताब्दियों में किसान विद्रोह हुआ, 19वीं सेंचुरी में भी और 20th सेंचुरी में भी, दोनों में हुआ। लेकिन दोनों के आप देखेंगे, दोनों के
नेचर में अंतर है, दोनों के नेचर में अंतर है। दोनों में किसान ही विद्रोह करते हैं, बट दोनों का जो स्वरूप है, दोनों का जो कैरेक्टर है, दोनों का जो प्रोग्राम है, दोनों का डिमांड है, दोनों का क्रिया पद्धति है, नेतृत्व है, योजना है, कार्यक्रम है, वो सब अलग अलग है। बोथ आर डिफरेंट। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इट्स ओके, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राइट और क्या क्या करेंगे अध्ययन? हम अध्ययन करेंगे कि इन विद्रोहों का स्थानीय कारण क्या था। स्थानीय कारण क्या था? दूसरा, इनका मांग क्या था? तीसरा, इनका स्वरूप क्या था? और चौथा, जो सरकार है उसकी नीति क्या था? सरकार की इनके प्रति नीति क्या था? इतने बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे एक साथ। ठीक है, लेट अस बिगिन। अब हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम करेंगे कि इंडिया का एक मैप बना लेंगे आप। इंडिया का एक मैप बना लेंगे और मैप में शो करेंगे दिस इज बंगाल, ये बंगाल हो गया। और यहां पर शो करेंगे कि दिस इज इंडिगो रिवोल्ट, ये इंडिगो रिवोल्ट है। उसके नीचे बताएंगे आप 1859 60, उसके नीचे बताएंगे एरिया गोविंदपुर गांव, गोविंदपुर गांव, डिस्ट्रिक्ट नादिया, जिला नादिया, जिला नादिया। फिर बताएंगे आप विष्णु विश्वास, ठीक है, विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। नेता विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास नेता। इसके बाद कारण, इसके बाद कारण, इसके बाद कारण। इसके बाद कारण, कारण में बताएंगे आप
इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश नील बागान के मालिकों द्वारा किसानों को एक संविदा के तहत उनके जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। लिख लीजिए, ब्रिटिश नील बागान के मालिकों के द्वारा किसानों को एक संविदा के तहत उनके जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, नीचे लिखिए, जेबी ग्रांट दूसरा पॉइंट होगा। जेबी ग्रांट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि खुद अंग्रेज कहता है इस बात को, अंग्रेज अधिकारी कहता है, इसलिए यह कारण विशेष बन जाता है। लिखिए, जेबी ग्रांट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी स्वीकार किया कि नील आंदोलन का मूल कारण नील फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा, नील आंदोलन का मूल कारण नील फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा, नील फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा बंगाल के किसानों को उनके उर्वर जमीन पर बलपूर्वक नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। और उसके बदले में बाजार से भी कम मूल्य पर, और उसके बदले में बाजार से भी कम मूल्य पर उन्हें पैसा देना। बाजार से भी कम मूल्य पर उन्हें पैसा देना। ठीक है, फुल स्टॉप। तीसरा लिखिए, नील विद्रोह का
स्वरूप, नील विद्रोह का स्वरूप, नील विद्रोह का स्वरूप, नील विद्रोह का स्वरूप। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, इसमें ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया गया, बल्कि केवल नील बगान, बल्कि केवल नील फैक्ट्री के, बल्कि केवल नील फैक्ट्री के अंग्रेज मालिकों का, बल्कि केवल नील फैक्ट्री के अंग्रेज मालिकों का विरोध किया गया। नील फैक्ट्री के अंग्रेज मालिकों का विरोध किया गया। दूसरा पॉइंट, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही। यानी हिंदू और मुस्लिम जो किसान थे वो सब मिल करके लड़े। तीसरा पॉइंट, इस विद्रोह को ईसाई मिशनरियों ने भी नैतिक समर्थन किया। इस विद्रोह को ईसाई मिशनरियों ने भी नैतिक समर्थन किया। इस विद्रोह को ईसाई मिशनरियों ने भी नैतिक समर्थन किया, नैतिक समर्थन किया। नेक्स्ट, इस विद्रोह में किसानों के द्वारा कानून के दायरा में रहते हुए, कानून के दायरा में रहते हुए अन्याय का विरोध किया गया। कानून के दायरा में रहते हुए अन्याय का विरोध किया गया। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित न्यायालय, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित न्यायालय से भी न्याय, न्यायालय से भी न्याय मांगा गया। न्यायालय से भी न्याय मांगा गया, जो एक सकारात्मक, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है या इंगित करता है कि कम से कम किसान जानते थे कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी समस्या को रखना चाहिए, न्यायाधीश इसका कोई न कोई सकारात्मक समाधान निकालेगा। ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, नील किसान आंदोलन को, नील किसान विद्रोह को उस समय बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी, उस समय के बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया। उस समय के बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया। जैसे हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट के संपादक, हिंदू पैट्रियट के संपादक
हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, कॉमा दे करके, नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि नील विद्रोह में सरकार को चुनौती नहीं दिया गया, चूंकि नील विद्रोह में सरकार को चुनौती नहीं दिया गया, नंबर 1, चूंकि नील विद्रोह में सरकार को चुनौती नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, यह विद्रोह चूंकि हिंसात्मक नहीं था, यह विद्रोह चूंकि हिंसात्मक नहीं था। नंबर 3, चूंकि इस विद्रोह को ईसाई मिशनरियों सहित, चूंकि इस विद्रोह को ईसाई मिशनरियों सहित अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी समर्थन किया, इसलिए ब्रिटिश सरकार की नीति, किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। और यही कारण है कि नवंबर 1860 में, यही कारण है कि नवंबर 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, नवंबर 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडिगो कमीशन का गठन किया गया, इंडिगो कमीशन का गठन किया गया, और जिसके सिफारिश पर कहा गया, इंडिगो कमीशन का गठन किया गया और जिसके सिफारिश पर कहा गया, नंबर 1, और जिसके सिफारिश पर कहा गया, नंबर 1 का मतलब सिफारिश नंबर 1, सिफारिश नंबर 1 क्या कहा गया? 1 राइट, किसानों को उनके इच्छा के विरुद्ध, किसानों को उनके इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए। राइट, peasant was not to be compelled to cultivate land, okay, against their desire, against their intention. बिना उनके इच्छा के you cannot compel them to cultivate indigo, no, पहला। नंबर 2,
दूसरा रिकमेंडेशन, किसी भी तरह का विवाद, किसी भी तरह का विवाद का समाधान कोर्ट के माध्यम से हो। किसी भी विवाद का समाधान कोर्ट के माध्यम से हो, यानी कि लठयत लाठी वाला के द्वारा नहीं, ओनली कोर्ट। एंड दिस इज ऑल अबाउट इंडिगो रिवोल्ट। और ये आपका पहला रिवोल्ट समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां से आपने देखा है कि हमने लिखवाया कि चूंकि यह विद्रोह क्या था, शांतिपूर्ण था, वहां पर आपको लिखना है क्या, ऐसे करके उससे बगल में लिखना है सरकार की नीति, सरकार की नीति, ऐसे करके लिखना है। ये हो गया, ये हो गया सरकार की नीति। इससे फायदा क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा कि सरकार की नीति क्या थी, और परीक्षा में एग्जामिनर स्पेशली फोकस देखेगा कि अच्छा बच्चा ने यह भी लिखा है कि सरकार नील रिवोल्ट को किस रूप में देख रही थी, या सरकार का व्यवहार इन विद्रोहियों के प्रति कैसा था, तो अलग से नंबर मिल सकता है। इट्स ओके, व्हाट आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि जो दिखता है वही बिकता है। कहा जाता है ना बाजार में, आजकल कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। आई एम राइट, एम आई राइट? जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि आपके पास कुछ है या ना है। प्रियंका ने बहुत सही कहा, प्रियंका मेरी बातों से हमेशा एग्री रहती है, कारण कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। प्रियंका तुमने पिक्चर देखा है, ये पिक्चर तुमने देखा है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आपने देखा है पिक्चर? यस, किसका है नीतीश, तेरा बताओ, नाम बताओ किसका है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, आकाश गोविंदा का पिक्चर है। मैंने कल ही देखा इस पिक्चर को, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, चलो तो मैं अगला लेता हूं, अगला पॉइंट, अगला। ठीक है जुबेर, आपने सही कहा, गोविंदा का पिक्चर है, वो मेरा बहुत प्यारा हीरो है, बहुत प्यारा, बहुत हंसाता है। ठीक है, अब मैं अगला लेता हूं। अगला है पबना रिवोल्ट, पबना विद्रोह, पबना विद्रोह, बंगाल, जगह का नाम है पबना, प्लेस का नाम भी पबना है। कहां पर है? बंगाल में। देखो बच्चों, जब भी लिखो मैप जरूर बनाओ, मैप जरूर बनाओ, इससे तुम्हें एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा, बिना किसी प्रयास के एक्स्ट्रा नंबर 1 मिलेगा, ध्यान रखना। अब आओ, टाइम 1873, 1873, ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, 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 लोकल नेता, लोकल नेता हैं ये लोकल नेता हैं, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। अब अगला कारण,
कारण कारण 1859 के एक्स 10वें नियम के उल्लंघन करके राजस्व की दर में वृद्धि करना। देखिए कारण में 1859 के 10वें एक्स बनाना, एक्स ऐसे एक्स 10वें, इसका मतलब 10वें नियम के उल्लंघन करके राजस्व की दर में वृद्धि करना, यानी बच्चों ध्यान रखना, समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए सरकार ने क्या किया था कि 1859 में एक कानून बनाया था, एक्ट बनाया था, जिसमें दो बात कहा गया। इस एक्ट में दो बात कहा गया। किसके तहत? इसका नियम क्लॉज 10वां, क्लॉज 10th, इस अधिनियम का क्लॉज 10th क्या कहता है? पहला यह कहता है कि कानूनी लिमिट से अधिक राजस्व की दर में वृद्धि नहीं की दर में वृद्धि। हाँ, आवाज आ रही है? इट्स ओके, राइट डाउन। दूसरा नोट करना, दूसरा, बिना कानूनी आधार के किसी भी किसान को, बिना कानूनी आधार के किसी भी किसान को उसके भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, उसके भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी इस बात को ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1859 का जो अधिनियम पारित किया गया, उसके क्लॉज 10 के तहत दो नियम बनाया गया। पहला नियम कि कानूनी लिमिट से अधिक आप किसानों से पैसा नहीं ले सकते रेवेन्यू के रूप में, और दूसरा, बिना कानूनी आधार के किसी किसान को आप उसके खेत से बेदखल नहीं कर सकते। वह सरकार के पास जा सकता है, वह न्यायालय के पास जाकर के आपके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। अच्छी बात थी, बहुत बढ़िया बात थी। अब लिखिए,
स्वरूप, पवना आंदोलन का स्वरूप। देखिए, पवना आंदोलन का स्वरूप, पवना आंदोलन का स्वरूप। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए, यद्यपि यद्यपि पवना के क्षेत्र में, ब है, PAB, वह नहीं, PAB, पवना के क्षेत्र में, पवना के क्षेत्र में अधिकांश जमींदार हिंदू थे, अधिकांश जमींदार हिंदू थे, अधिकांश जमींदार हिंदू थे, जबकि कृषक मुस्लिम, जबकि कृषक मुस्लिम, लेकिन यह विद्रोह सांप्रदायिक नहीं था, यह विद्रोह सांप्रदायिक नहीं था, क्योंकि हिंदू जमींदारों को हिंदू किसानों के द्वारा भी विरोध किया गया, क्योंकि हिंदू जमींदारों को हिंदू किसानों के द्वारा भी क्या किया गया, विरोध किया गया। पहला। दूसरा लिखिए, दूसरा शर्त, दूसरा स्वरूप, यह विद्रोह भी शांतिपूर्ण और कानून के दायरा में था, यह भी शांतिपूर्ण और कानून के दायरा में था। इट वॉज ऑल्सो पीसफुल एंड विद इन लीगल लिमिट। तीसरा लिखिए, इस विद्रोह के प्रति भी बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग अपना नैतिक समर्थन दिया, अपना नैतिक समर्थन दिया। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, कॉमा RC दत्त, ब्रैकेट में ICS, एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बंकिम चंद्र चटर्जी, कॉमा RC दत्त, ICS ऑफिसर और इंडियन एसोसिएशन के मेंबर्स, सदस्य जैसे SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस,
नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह में भी किसानों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दिया। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दिया। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दिया। ब्रैकेट में, वी आर ओनली रैयत ऑफ क्वीन विक्टोरिया, फुल स्टॉप, said by the peasants of Pabna, full stop। लिखिए, हम केवल, रैयत का मतलब होता है किसान, इसका मतलब होता है किसान। इस सेंटेंस को आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग रहेगा। विराम चिन्ह का प्रयोग रहेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देखो, यहां से शुरू किया है, यहां पर हमने बंद किया और डैश देकर के इसको लिखा नीचे। देखिए, हम केवल महारानी विक्टोरिया के रैयत हैं। हम केवल महारानी विक्टोरिया के रैयत हैं, पबना के किसानों ने कहा। पबना के किसानों ने कहा, फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप 1885 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत किसानों को जमींदारों से संरक्षण मिला। किसानों को जमींदारों से, जमींदारों के शोषण से सरकार द्वारा सुरक्षा देने की बात कहा गया, जिसके तहत किसानों को जमींदारों के शोषण से सरकार द्वारा सुरक्षा देने की बात कहा गया। दिस इज द एंड ऑफ पबना रिवोल्ट। ये पबना रिवोल्ट समाप्त हुआ। अगला नोट डालिए, अगला हेडिंग डालिए, लिखिए, दक्कन विद्रोह स्थान महाराष्ट्र, पूना
अहमदनगर, अहमदनगर और पूना, दक्कन विद्रोह, पूना और अहमदनगर, 1875, राइट। लिखिए कारण, कारण, कारण लिखिए। नंबर 1, पहला, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्व में वृद्धि कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजस्व में वृद्धि कर दिया गया, जिसके वजह से किसान, जिसके वजह से किसान उसे चुकाने में सक्षम नहीं था, जिसके वजह से किसान उसे चुकाने में सक्षम नहीं रहा। नंबर 2, अपनी भूमि बचाने के लिए, अपनी भूमि बचाने के लिए, अपनी भूमि बचाने के लिए किसान महाजनों के पास, किसान महाजनों के पास अपनी भूमि को गिरवी, अपनी भूमि को गिरवी रख दी, अपनी भूमि को गिरवी रख दी, जिसे बाद में महाजनों ने, जिसे बाद में महाजनों ने किसानों के अशिक्षा से लाभ उठाकर, जिसे बाद में महाजनों ने किसानों के अशिक्षा से लाभ उठाकर न्यायालय के द्वारा, न्यायालय में फर्जी कागज बनवाकर, न्यायालय में फर्जी कागज बनवाकर, फर्जी कागज बनवाकर किसानों के भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, किसानों की भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया, किसानों के भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित कर दिया, जिसके वजह से महाजनों के विरुद्ध यह विद्रोह, महाजनों के विरुद्ध दक्कन विद्रोह की शुरुआत हो गई। महाजनों के विरुद्ध दक्कन विद्रोह शुरू हो गई। बस 1 मिनट समय और आपका। लिखिए स्वरूप, इस विद्रोह का स्वरूप, इस विद्रोह का स्वरूप लिखिए। सबसे पहला, इसमें महाजनों के प्रति सामाजिक बहिष्कार, महाजनों के प्रति सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया। महाजनों के प्रति सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया। बच्चों ध्यान रखना, इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों ने कहा, किसानों ने कहा कि ये शोषक है, हमारे गांव में रहता है और हमारा ही शोषण करता है। अब
कोई भी व्यक्ति इसके घर पर नहीं जाएगा। इसके घर पर कोई कार्यक्रम होगा, कोई खाना खाने नहीं जाएगा। इसके घर में कोई काम नहीं करेगा, इसका कोई दाढ़ी नहीं बनाएगा, इसका कोई कपड़ा नहीं धोएगा। इसको कहते हैं सोशल बायकॉट, यानी अछूत है, इसको हमें छूना नहीं। नंबर टू लिखिए, यह विद्रोह भी ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती नहीं दिया। इसमें भी ब्रिटिश विरोधी प्रवृत्ति नहीं था। ऐसे लिख लीजिए, इसमें भी ब्रिटिश विरोधी प्रवृत्ति नहीं था। ब्रिटिश विरोधी प्रवृत्ति नहीं था। नो एंटी ब्रिटिश। नंबर 3, इस विद्रोह में भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ने, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ने अपना नैतिक समर्थन दिया, अपना नैतिक समर्थन दिया। जैसे पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य महादेव एम गोविंद जी रानाडे, एम जी रानाडे परिणाम स्वरूप 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ और इसके तहत किसानों को महाजनों से, इसके तहत किसानों को महाजनों से सुरक्षा दिया गया ताकि वे किसानों से उनकी भूमि को न छीन सके, ताकि वे किसानों से उनकी भूमि को न छीन सके, बेदखल न कर सके। किसानों को उनकी भूमि से वे बेदखल न कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 19th century एंड दिस इज द एंड ऑफ। इसका कोई लोकल नेता इंद्रजीत नहीं था, ध्यान रखना, इसमें कोई बड़ा लोकल नेता नहीं था, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन टुडे, और कल हम लोग फिर बात करेंगे इसका जो शेष भाग है। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।